मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं मुख्य विषय के रूप में ही आप सबसे एक नए विषय पर बात करने जा रहा हूं और यह विषय है सत्ता एवं आंदोलन। हालांकि जब आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस को पलट कर देखेंगे तो हो सकता है कि न तो आपको ये दोनों शब्द अलग अलग मिले और न ही एक साथ मिले, लेकिन फिर भी अब मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने के तरीके में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है और डेफिनेटली इसका संबंध सीधे सीधे समसामयिक घटनाओं से भी है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ा ध्यान से इसे सुने। आंदोलन, इसका संदर्भ क्या है, इसकी समसामयिकता क्या है? इसकी समसामयिकता है डेफिनेटली भारत के संदर्भ में अभी जो किसान आंदोलन हमारे यहां हो रहा है। आप देखिए कि 2 महीने पूरे होने को आ गए हैं आंदोलन, और सच पूछिए तो बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन इसे कहा जा सकता है। आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी तोड़ फोड़, आगजनी, मारपीट इसकी घटनाएं नहीं हुई हैं। पुलिस के साथ भी जो मुठभेड़ की छोटी मोटी जो घटनाएं आई हैं वो 26 जनवरी के दिन जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई उस समय आप सुनते हैं। अन्यथा आंदोलन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण ही है। इस आंदोलन की एक विशेषता आप देखिए कि बाकायदे सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और कहती है कि कुछ ऐसा वो आदेश दे दे जिससे कि हम ट्रैक्टर जो निकाले जाने की बात कही जा रही है, ट्रैक्टर रैली, उस पर रोक लगा सके। तो ट्रैक्टर रैली भी बेसिकली आंदोलन का ही एक रूप है। आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, धरना दे करके कर सकते हैं, नारेबाजी के साथ कर सकते हैं, एक दिन का कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, सब आंदोलन के ही रूप है। फ्रीडम मूवमेंट में आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे लीडर्स अलग अलग तरीके के आंदोलन कर रहे हैं। कभी स्वदेशी आंदोलन है, कभी असहयोग आंदोलन है। अब असहयोग आंदोलन क्या है कि नहीं, हम सत्ता के साथ सहयोग नहीं करेंगे, यह भी एक आंदोलन है। हम कानून तोड़ेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है, यह भी आंदोलन का रूप है। तो ट्रैक्टर रैली भी एक तरह से आंदोलन का रूप है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम है, आप संभालिए। अब सरकार के ऊपर बात आ जाती है। अब देखिए, सरकार सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकती है। यहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर के ही वो चाहती तो इस ट्रैक्टर रैली को रोक सकती थी, कह सकती थी कि नहीं, आपको अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन सत्ता ने क्या किया, समझदारी दिखाई और बाकायदे एक ऐसा तरीका निकाला गया कि आप इन अनुशासन का पालन कीजिए और आप आंदोलन कीजिए। यानी कि सरकार ने भी उस आंदोलन को रोका नहीं। ये गौर करने की बात है। तो ऐसा क्यों, जबकि सरकार तो सर्वशक्तिशाली होती है, वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, केवल इसी की बात नहीं है। आप देखिए कि रशिया में बाकायदे जो वहां के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। यानी कि 1-2 जगह पर हो रहे हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। रशिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रशिया तो कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी देश है। वहां एक दल का ही शासन होता है, जिसे आप दूसरी भाषा में काफी कुछ तानाशाही के निकट कह सकते हैं। हालांकि वो प्योर तानाशाही तो नहीं है, क्योंकि वहां बाकायदे चुनाव होते हैं और कैबिनेट होती है और पार्लियामेंट है, वो सब बातें हैं। लेकिन जो उसका चरित्र होता है वो कहीं ना कहीं चूंकि सर्वसत्तावादी है, एक दलीय व्यवस्था है, तो आप कह सकते हैं वो काफी कुछ एक प्रकार से डिक्टेटरशिप के निकट का उसका चरित्र होता है। वहां भी आंदोलन हो रहे हैं। उन आंदोलनों को भी आप आसानी से नहीं रोक सकते, रोक पाते तो रोक चुके होते। तो वहां भी आंदोलन हो रहे हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि अमेरिका में जब नस्लवादी भावनाएं थोड़ी सी आगे आई थी और कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो पूरे अमेरिका में आंदोलन हुए और वो तो काफी जबरदस्त किस्म के आंदोलन थे, जिसमें कि मूर्तियां तक तोड़ी गई ऐसे लोगों की जिन्होंने नस्लवाद को बढ़ावा दिया था, उसकी स्थापना की थी। वहां भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पुराना कहना चाहिए, बड़ा तो भारत है, सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में से एक है। वहां आंदोलन हुए। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो, ये आप देखिए अफ्रीका में, लैटिन अमेरिकी देशों में, इन सब में भी आपको आंदोलन की खबरें सुनने को मिलती हैं। चाइना में भी आप देखिए, वियतनाम, हांगकांग और चाइना के कुछ क्षेत्रों में कभी कभी आंदोलन होते। थिएनमान चौक का आंदोलन तो बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है जो चीन में हुआ। इसका मतलब यह है कि जो सत्ता है और जो आंदोलन है, ये दोनों लगभग एक दूसरे के साथ चलने वाले तत्व हैं। सत्ता
यानी कि उसे अधिकार है, वो अधिकार संपन्न समूह है। और आंदोलन, आंदोलन का मतलब है कि जो सत्ता करने जा रही है हमें वह स्वीकार नहीं है, यानी कि सत्ता का विरोध करने का अधिकार। तो दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कह लीजिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कह दीजिए, साम्यवादी शासन प्रणाली कह लीजिए, लेकिन सत्ता का विरोध करने का अगर आपको अधिकार दिया जाता है अधिकार के तहत, और जब आप अपने इन अधिकारों का उपयोग करते हैं तो शक्ति का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता कि उसे कुचल दिया जाए, तो इनफैक्ट यह ही कहीं न कहीं लोकतांत्रिक चरित्र की ओर संकेत करता है। यानी कि सत्ता का विरोध करने का अधिकार भी लोकतांत्रिक अधिकार ही है, और यह लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। देखिए, जब हम लोकतंत्र की परिभाषा करते हैं तो क्या है? सरकार को चुनने का अधिकार, कि आप सरकार का चुनाव कर रहे हैं। तो ठीक है, सरकार का चुनाव करके तो हमने भेजा है, और वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ के कुछ पार्टियों की सत्ता है। तो अगर हम सरकार चुन करके भेजते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब जो सरकार करेगी, क्योंकि हमने चुनकर भेजा है, हमने उनका चयन किया है, तो उन्हें कुछ भी करने का अधिकार है नहीं। ऐसी बातें जो हमें अनुकूल जान नहीं पड़ रही हैं, हमें अपने हित की नहीं लग रही हैं, हम उनका विरोध करेंगे। जब मैं कह रहा हूं अपने हित की नहीं लग रही है, तो अब देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों को यह लग रहा है कि नहीं ये हमारे हित की है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं ये हमारे हित की नहीं है। कुछ लोगों को इसलिए भी कि वो तात्कालिक रूप से सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारे हित में नहीं है। जैसे किसान आंदोलन के बारे में अभी यही कहा जा रहा है कि तात्कालिक रूप में उन्हें लग रहा है कि नहीं ये हमारे बहुत खिलाफ है, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। और एक वर्ग ये कह रहा है कि नहीं, कुछ समय के बाद इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो इस तरीके से जो समूह है, समूह अपने अपने ढंग से सोचते हैं, और सोचने के बाद फिर वे यह निर्णय लेते हैं कि सत्ता ने जो यह घोषणा की है, यह जो निर्णय लिया है, यह जो कानून पारित किया है, इसके साथ क्या करना चाहिए। हम उस कानून का विधिवत तरीके से पालन करें या फिर उसका विरोध करें। जब वो विरोध की बात करते हैं तो यही विरोध हमें आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। और देखिए कि आपको हर तरह की सत्ता, मैंने अभी 3-4 आपको नाम बताए हैं, सभी जगह आपको आंदोलन दिखाई देंगे। ये बात अलग है कि उनके आंदोलन के रूप कैसे हैं, उनके आंदोलन के साथ सत्ता किस तरीके का व्यवहार करती है, वह बिल्कुल अलग बात है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हम राजनीतिक प्रणाली के जिस दौर में पहुंच गए हैं, उस दौर में अब आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए आप स्थगित कर सकते हैं, शक्ति का इस्तेमाल करके उसे दबा सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आंदोलन और क्रांति में क्या फर्क है। अक्सर अब आपको आंदोलन की बातें तो सुनाई पड़ती होंगी, लेकिन क्रांति की बात सुनाई नहीं पड़ती हैं। कुछ समय पहले जो अफ्रीका के कुछ देश थे, वहां पश्चिम एशिया के देश थे, वहां क्रांतियों की बात आई, वसंत क्रांति और कुछ इस तरह की क्रांति आई थी ट्यूनीशिया वगैरह में। लेकिन अब उसको भी आप यूं कह लीजिए कि लगभग ये बात 15 साल पुरानी हो गई है। बहुत कम बातें आपको क्रांति की सुनाई देंगी। क्रांति और आंदोलन क्या है? देखिए, आंदोलन है, क्रांति भी सरकार का विरोध है, सत्ता का विरोध है, आंदोलन भी सत्ता का विरोध है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। जो क्रांति होती है वो सत्ता को पलटने की बात करती है, और वो बड़ी विस्फोटक होती है, वो आमूल चूल परिवर्तन की बात करती है। आंदोलन ऐसा नहीं करता। आंदोलन सत्ता को परिवर्तन करने की बात नहीं करता, तख्ता पलटने की बात नहीं करता। और हो सकता है कि कुछ आंदोलन अगर हो भी तो ठीक है, जब सत्ता में परिवर्तन होंगे तो एक संविधान सम्मत तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो ठीक है, आप करिए, इसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव निर्णय करेंगे कि वो सत्ता बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन क्रांति इन बातों को नहीं मानता, सत्ता बदलनी ही चाहिए और हम सत्ता को बदलेंगे। और वो एक तरह से विस्फोट के रूप में हमारे सामने आती है, अचानक आती है, और अचानक आने के बाद वो बिल्कुल सब कुछ बदल देने की बात करती है, आमूल चूल परिवर्तन की बात करती है। जबकि आंदोलन बेसिकली
कहीं ना कहीं सुधार की बात करते हैं, रिफॉर्मिस्ट होते हैं। वो बदलाव की बात करते हैं, क्रांति बदलाव लाती है, और जो आंदोलन है वो वर्तमान में सुधार लाती है। तो एक सुधारात्मक कोशिश है। मैंने अभी ये जो थोड़ी सी आपको बातें बताई हैं, मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों को थोड़ा सा आप हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा है उस पर अप्लाई करके देखें कि हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष था, जो हमने आंदोलन किए, या वो आंदोलन के जो जो चरित्र थे, आंदोलन की जो जो धाराएं थी, वो कितना आंदोलन को प्रतिनिधित्व देते थे, कितने वो क्रांति की बात करते थे, कौन कौन से तत्व किस किस तरीके के थे, आंदोलन के रूप क्या क्या थे। मेरी समझ से अगर आप जो बातें मैंने बताई हैं उसको कसौटी मान करके अपने स्वतंत्रता आंदोलन पर विचार करेंगे तो आपको कुछ बहुत अच्छे निष्कर्ष मिल सकते हैं। और इस बार जो मेंस के एग्जाम हुए हैं उसमें स्वतंत्रता आंदोलन पर जो प्रश्न पूछा गया है उसका चरित्र काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इस विषय का चयन भी किया। मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स इतना ही। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: प्रतिभा सिंह, सुशील मिश्रा, नितेश शर्मा, सैयद अंसारी, विवेक कुमार, श्वेता राज, अमित कुमार सिंह कोच्चि केरल से, निशा गुप्ता मुंबई से, हेमराज वर्मा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, और ऋचा बिस्ट। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।